हेलो फ्रेंड्स। तो आज एक बार फिर से हम लोग इस AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स इन द दिल्ली NCR रीजन, तो इस मुद्दे पर एक बार फिर से बात कर लें, क्योंकि ये आज की डेट में बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक इश्यू बना हुआ है। तो आज की डेट में इन द नवंबर 2025 दिल्ली NCR की हवा, तो इस हवा में जो पोल्यूशन है वो बहुत ही सीवियर या हैजार्डस कैटेगरी में पहुंच गया है। तो सेंट्रल एजेंसीज ने ग्रैप यानी कि ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान का स्टेज 3, तो ये स्टेज 3 जो है यहाँ पर लागू कर दिया है, यानी कि इसमें कंस्ट्रक्शन वर्क भी बैन कर दिया गया है और कुछ व्हीकल रेस्ट्रिक्शंस भी हैं। तो इसका मतलब ये है कि PM 2.5 या PM10 बहुत ज़्यादा हो गए हैं, तो इस वजह से हेल्थ पर तुरंत ही और बहुत ही सीरियसली बहुत बुरा असर पड़ रहा है। तो हवा में ये PM 2.5 PM10 ये सब बढ़ गए हैं, ये क्या होते हैं? देखिए, PM का मतलब होता है पार्टिकुलेट मैटर, यानी हवा में तैरते हुए कुछ बहुत ही छोटे छोटे से सॉलिड या लिक्विड पार्टिकल्स होते हैं। तो ये पार्टिकल्स आंखों से ऐसे नज़र नहीं आते हैं, पर जब कभी इनकी मात्रा बढ़ जाती है तो धुंध या स्मॉग के फॉर्म में आप इनको एटमॉस्फेयर में देख सकते हैं। तो PM10 क्या है? PM10 वो पार्टिकल्स हैं जिनका डायमीटर 10 माइक्रोन से कम होता है, यानी ह्यूमन हेयर का जो डायमीटर है उसके 1/7 हिस्से के बराबर। तो ये जो पार्टिकल हैं PM10, ये नोज और अपर एयरवेज में अटक जाते हैं। और ये PM 2.5 क्या है? यस, तो ये जो पार्टिकल्स हैं इनका डायमीटर 2.5 माइक्रोन से कम होता है, यानी कि ह्यूमन ब्लड में जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनके साइज के आसपास होता है। तो ये बहुत छोटे होते हैं और इस वजह से एल्वियोलाई तक पहुंच जाते हैं। एल्वियोलाई लंग्स के सबसे छोटे एयर सैक्स होते हैं, तो वहां तक ये PM 2.5 पहुंच जाते हैं और वहां से ये ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। सो व्हाई आर दीज PM 2.5 एंड PM10 दीज आर यूज्ड एज एयर पोल्यूशन मार्कर्स? व्हाई? क्योंकि ये सबसे ज़्यादा हेल्थ इम्पैक्टिंग पॉल्यूटेंट्स हैं और डायरेक्टली मेजर किए जा सकते हैं साइंटिफिक सेंसर्स के द्वारा। एयर क्वालिटी इंडेक्स का सबसे बड़ा कंपोनेंट PM 2.5 और PM10 ही होता है, क्योंकि इनका वाइड स्प्रेड प्रेजेंस है। ये ट्रैफिक, इंडस्ट्रियल एमिशंस, कंस्ट्रक्शन डस्ट, बायोमास बर्निंग जैसे कि ये जो किसान लोग पराली जलाते हैं उनमें भी, और कोल कंबस्शन, इन सब से निकलते हैं। और दूसरी बात ये है कि इनका जो रेस्पिरेटरी पेनिट्रेशन है या जो रेस्पिरेटरी इफेक्ट है वो कहाँ तक है? देखिए, जो PM10 है वो नोज एंड थ्रोट में इरिटेशन, कफिंग और एज्मा एग्रेवेशन करा सकता है, और जो PM 2.5 है वो लंग्स के अंदर तक जा करके इन्फ्लेमेशन, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, एंडोथेलियल डिसफंक्शन, ये सब चीज़ें करा सकता है, यानी कि लास्ट में जाकर के हार्ट डिजीज, स्ट्रोक, COPD, डायबिटीज वर्सनिंग और प्रेगनेंसी पर भी बैड इफेक्ट्स आ सकते हैं। तो इन पार्टिकल्स का साइंटिफिक कोरिलेशन क्या है विथ मॉर्टेलिटी? तो WHO और एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज ने यह दिखाया है कि PM 2.5 लेवल बढ़ने से रेस्पिरेटरी और कार्डियोवैस्कुलर रीजन्स से होने वाली डेथ्स में सीधा सा एक रिलेशन है। इसलिए ये PM 2.5 का मेजरमेंट बहुत ज़रूरी है। और एक बात ये भी है कि इनका जो मेजरमेंट है PM 2.5 और PM10 का, वो बहुत ही रिलायबल तरीके से हो जाता है। इनको हम ग्रेविमेट्रिक सैम्पलर्स और लेज़र बेस्ड सेंसर्स से एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं। इसलिए ये दोनों PM 2.5 और PM10 ये दोनों AQI के गोल्ड स्टैंडर्ड मार्कर्स बन गए हैं। तो दिल्ली में करेंटली PM 2.5 इज मोर देन 300 to 400 माइक्रोग्राम्स पर क्यूबिक मीटर, यहाँ तक ये पहुँच गया है, जो कि सेफ लिमिट से 20 to 30 टाइम्स ज़्यादा है। इसलिए ये हैजार्डस कैटेगरी में आता है। तो ऐसा क्यों है कि कुछ एक्सपर्ट्स लोग ये बता रहे हैं कि प्रेग्नेंट वीमेन को टेम्पोरेरीली दिल्ली को छोड़ देना चाहिए? तो देखिए, इसका बिल्कुल शॉर्ट और सिंपल लैंग्वेज में एविडेंस बेस्ड आंसर मैं बताता हूँ। तो बेसिकली बात क्या है कि प्रेगनेंसी में PM 2.5 एक्सपोजर अगर होता है तो उससे होने वाले बच्चे को बहुत सी प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कि
प्री टर्म बर्थ, लो बर्थ वेट, मिसकैरेज, प्लेसेंटल डिसफंक्शन और नियोनेटल प्रॉब्लम्स, इस तरह का रिस्क बहुत बढ़ जाता है। और ये सारे प्रॉब्लम्स, ये सारे एसोसिएशंस मल्टीपल स्टडीज में देखे गए हैं। तो मैटरनल एक्सपोजर होने से बच्चे की लॉन्ग टर्म न्यूरो डेवलपमेंट और मेटाबॉलिक रिस्क भी बढ़ सकती है। और जब पोल्यूशन बहुत ही सीवियर या हैजार्डस हो, जैसे कि AQI इज मोर देन 300, तो शॉर्ट टर्म एक्सपोजर भी मैटरनल ऑक्सीजनेशन, BP कंट्रोल और फीटल वेलबींग को एडवर्सली अफेक्ट कर सकता है। इसलिए वल्नरेबल ग्रुप्स जो हैं, जैसे कि प्रेग्नेंट वीमेन, इन्फेंट्स, एल्डरली एंड द पेशेंट्स विथ क्रॉनिक रेस्पिरेटरी और कार्डियक डिजीजेस, तो इन सब लोगों के लिए बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन देने की सलाह दी जाती है। इसलिए कुछ एक्सपर्ट्स टेम्पोरेरी रीलोकेशन सजेस्ट करते हैं अगर फीजिबल हो, एस्पेशली अगर प्रेग्नेंट वीमेन को पहले से हाई रिस्क प्रेगनेंसी जैसे कि एनीमिया, हाइपरटेंशन या लंग डिजीज, इन सभी प्रॉब्लम के साथ अगर प्रेगनेंसी हो, तो ऐसे समय में एक टेम्पोरेरी रीलोकेशन सजेस्ट किया जाता है। तो एक ऑनेस्ट डॉक्टर एक ऑनेस्ट एडवाइस क्या देना चाहेगा? वो यही बताना चाहेगा कि मॉनिटर द AQI डेली। You can use CPCB or Sameer application or different AQI websites, and if you find that EQI belongs to severe or hazardous category, तो फिर एक्स्ट्रा प्रिकॉशन आपको लेनी ही चाहिए। प्रेग्नेंट वीमेन स्पेशली हाई रिस्क वाली जो है, तो अगर आपके पास सेफर अल्टरनेटिव है स्टे करने के लिए, जैसे कि किसी रिलेटिव के घर में जा कर के वहाँ स्टे कर सकते हैं जहाँ पर पोल्यूशन कम हो, किसी हिल स्टेशन पर जा सकते हैं, या किसी वेल वेंटिलेटेड होम में एक एयर प्योरीफायर लगा करके वहाँ पर रह सकते हैं। तो अगर ऐसा आप कर सकती हैं तो कंसिडर अ टेम्पोरेरी रीलोकेशन आफ्टर डिस्कसिंग इट विथ योर डॉक्टर, योर गायनिकोलॉजिस्ट, योर ऑब्स्टेट्रिशियन। ये जो रीलोकेशन है ये फिजिबिलिटी बेस्ड है, यानी कि ये एक रिकमेंडेशन है, एक एडवाइस है, न कि एक मॉरल कमांड। तो अगर आपके लिए फिजिबल हो तो आप इस तरह का टेम्पोरेरी रीलोकेशन करें। एंड आल्सो stay indoors during peak pollution hours, for example early morning, late night, and keep the windows or doors closed and use air purifiers। अगर पॉसिबल हो तो हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर हेपा वाले एयर प्योरीफायर यूज कर लें। एंड यस, अवॉइड इंडोर स्मोकिंग एंड वुड बर्निंग। And also when going outside is unavoidable, then you can wear an NIOSH certified N95 or FFP2 mask with proper fit, and avoid exercising outdoors. No jogging, no cycling during high AQI. Always remember this point. And optimize maternal health. Ensure good antenatal care, treat anemia, control your hypertension and diabetes, because these comorbidities increase the vulnerability to pollution. And for symptomatic people, for example, people with breathlessness, chest pain, severe cough, and altered fetal movements. So in these conditions, seek urgent medical attention and do not ignore the warning signs. And here is an important community advice. Schools may shift to hybrid mode, online classes also along with the offline physical classes. And elderly and children should limit outdoor time, and the workplaces should consider work from home for vulnerable staff. For this purpose, you must follow the official GRAP instructions. तो देखिए फ्रेंड्स, कुल मिलाकर के इस टाइम हवा की क्वालिटी अभी बहुत ख़राब है। तो प्रेग्नेंट वीमेन, बच्चे और क्रॉनिक पेशेंट्स को अभी बाहर जाने से बचना चाहिए, और अगर पॉसिबल हो तो टेम्पोरेरी सेफर जगह पर जाने के बारे में सोच लेना चाहिए। और अगर नहीं तो घर में एयर प्योरीफायर और मास्क का इस्तेमाल करते रहिए। और हाँ, हर किसी को अपनी मेडिकेशंस और एंटीनेटल अपॉइंटमेंट्स को कंटिन्यू रखना चाहिए। किसी भी सांस की तकलीफ या फीटल कंसर्न पर तुरंत डॉक्टर को दिखाइए। तो देखिए, ये जितनी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी, जो भी रिकमेंडेशंस, जो भी एडवाइस मैंने आपको दिया, ये सभी मेडिकल एडवाइस हैं। ये पूरी तरह से साइंटिफिकली क्रेडिबल स्टडीज पर बेस्ड है, और इसका मकसद पब्लिक हेल्थ सेफ्टी है। और जहां तक पॉलिसी डिसीजंस की बात है,
जैसे कि ग्रैब की कौन सी स्टेज हमें इस डिस्ट्रिक्ट में, इस एरिया में इम्प्लीमेंट करनी है, किन किन चीज़ों को बैन करना है। तो ये सब जो डिसीजंस हैं ये गवर्नमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब लोग लेते हैं। तो इसमें पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव कंपोनेंट भी सामने आ जाते हैं। तो उन सभी डोमेन्स को हम यहाँ डिस्कस नहीं कर रहे हैं। हम लोग खाली यहाँ पे क्या डिस्कस कर रहे हैं कि इस AQI से हेल्थ पर क्या इम्पैक्ट होगा, क्या प्रॉब्लम्स हमें हो सकती हैं, कैसे बचना है और कौन सी क्लिनिकल एडवाइस मैं आपको दे सकता हूं और क्या क्या प्रिकॉशंस आपको लेने हैं, कैसे बचना है आपको आने वाले खतरों से। तो ये सब बातें इन द लाइट ऑफ साइंटिफिक नॉलेज हम लोग डिस्कस किए हैं। ओके, सो सून आई विल बी बैक with the next interesting and important video. So stay connected and thank you.